छोटी सी एक झेन कहानी है, हम सब लोगों ने सुनी होगी। प्रासंगिक है, इसलिए इसे थोड़ा साझा करना उपयुक्त होगा। एक विद्वान व्यक्ति एक झेन फकीर के पास समझने के लिए गए, सीखने के लिए गए। वे झेन फकीर अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और इन आगंतुक विद्वान का उन्होंने स्वागत किया, उनको बड़े प्रेम से बिठाया और उन्हें चाय परोसी। उन्होंने अपना मंतव्य आने का प्रकट किया, अपने विषय में बताया था, लेकिन एक बड़ी अस्वाभाविक सी घटना वहाँ दिखाई पड़ी कि जब मेज़बान फ़कीर मेहमान को चाय परोस रहे थे, उन्होंने चाय की केतली से कप में चाय डालनी शुरू की, तो वो तब तक डालते चले गए जब तक वह पूरी भर न गई, और उसके बाद भी वह न रुके। मेहमान थोड़ा चौंके कि यह कैसे व्यक्ति हैं, क्या इनको इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि चाय का कप भर चुका है। वे उड़ेलते गए, चाय का कप भर गया, कप से चाय उफन करके प्याली में गिरने लगी, प्याली भर गई और अब चाय बाहर गिरने लगी प्याली के। तब उन्होंने टोका कि श्रीमान, आप शायद किन्हीं और ख्यालों में हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि चाय का कप भर चुका है। चाय का कप ही नहीं, प्याली भी भर चुकी है। उन्होंने कहा कि अरे, मैं तो समझता था कि खाली कप में चाय भरी जा सकती है, पर आपको देख करके लगा कि ऐसी भी संभावना है कि जो कप भर चुका है उसमें भी चाय भरी जा सकती है। इसलिए मैंने आपके सामने, आपकी सानिध्य में ऐसा किया कि भरे हुए कप में भी चाय भरी जा सकती है। तो उन्होंने कहा, कैसी आप बातें करते हैं, भरे हुए कप में चाय कैसे भरी जा सकती है। उन्होंने कहा, फकीर ने, कि जैसे भरे हुए कप में चाय नहीं भरी जा सकती है, वैसे ही भरे हुए चित्त में कोई नई चीज़ कैसे सीखी जा सकती है। यदि आप ज्ञान से लबालब भरे हुए हैं, आपके अंदर कोई जगह नहीं शेष है, तो भला कैसे और कोई नई चीज़, नया जीवन का कौशल, नई जीवन की कला, नया ढंग सीखा जा सकता है। और अगर हम कोशिश करेंगे तो चीज़ें टकरानी शुरू हो जाएंगी, चीज़ों में घर्षण होना शुरू हो जाएगा। सीखने के लिए रिक्त चित्त प्रथम शर्त है, शर्त भी नहीं है, अपरिहार्यता है। हम लोग साथ साथ चलते हुए असफलता की कला सीख रहे हैं। यह ध्यानशाला का तीसरा दिन है और 5वीं बैठक है। हम लोगों ने थोड़े गर्म मौसम में इस छोटे से गांव में चाय के बागान, तब जबकि वृक्षों पर आम के फल हैं,
लीची के फल हैं, आसपास जलधाराएं गुजर रही हैं, उनके बीच में रहते हुए, चलते फिरते असफलता की कला सीख रहे हैं, क्योंकि हमने भली भांति सफलता के दुष्चक्र को, सफलता के तिलिस्म को समझ लिया है। सफलता के तिलिस्म को समझ करके यह पूरी सफलता की भाषा हमारे अंदर बाहर से आरोपित की गई है। एक कहा जाए तो दुष्चक्र की भांति इंसान के जीवन पर यह विष बेल की तरह फैली हुई है। हम सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस सफलता के दुष्चक्र में अपना जीवन गंवाते चले जा रहे हैं। तो उसके एंटीडोट की तरह हम लोग असफलता की कला को समझ रहे हैं, ताकि असफलता के इस मारक औषधि से वह जो सफलता का तिलिस्मी रोग है वह छट जाए। हमने साथ साथ चलते हुए सफलता के इस रोग के ढंग को समझा, और उसमें पहला हमने सवाल उठाया कि वह जीने की कला क्या है, वह जीने का कौशल क्या है जो लक्ष्य से मुक्त है, जिसमें कोई लक्ष्य व्याप्त नहीं होता। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन हमारा लक्ष्यों की ओर जो सरकता हुआ जीवन था वो ठिठक गया। कुछ अपरोक्ष रूप से अनजाने ही जीवन की ऐसी भी कला ख्याल में आनी शुरू हुई जो कि लक्ष्य से मुक्त है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, और हमारी ऊर्जा भी जो लक्ष्यों में अपव्यय हो रही है वह ऊर्जा अपव्यय होनी बंद हुई। फिर हमने साथ साथ चलते हुए परीक्षण किया कि उपलब्धि क्या है। हम सब लोग उपलब्धि की भाषा में, उपलब्धि के मोमेंटम में रचे पचे हैं। हम सब लोग उपलब्धि को ही जीवन का आधार मान के चलते हैं कि जितनी मेरे जीवन में निजी उपलब्धि होगी, जितने मेरी दीवार पर प्रशस्ति पत्र टंगे होंगे, जितना मेरे बैठक खाने में ट्रॉफियाँ, पुरस्कार सजे होंगे, जितने पदों को मैं सुशोभित कर चुका होऊंगा, उतना ही मैं जीवंत हूँ, उतना ही ज़्यादा जीवित हूँ। वह निजी उपलब्धियाँ, हम यह तो जानते ही हैं कि यह सारी उपलब्धियों का मानक, मानदंड, यह सारी उपलब्धियों का जो लक्ष्य है वह हम निर्धारित करते हैं, हम तय करते हैं, और हम ही उसे हासिल करके अपने को जीवंत समझते हैं। हमने यह भी देखा कि सकल उपलब्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। समष्टि जो है वह उपलब्धि की भाषा में नहीं चलती है, लक्ष्य की भाषा में नहीं चलती है। उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, न वह कुछ हासिल करने जा रही है, तो इसलिए उसकी गति उपलब्धि की लिए जाने वाली गति से मुक्त है, इसलिए वह तनाव से मुक्त है। यह पूरा ब्रह्मांड जो कि जीवंत है, जिसकी जीवंतता से हम आप जीवंत हैं, वह उपलब्धि की भाषा में तो नहीं चल रहा है। ये चांद तारे जो घूम रहे हैं, ये कहीं पहुंचने के लिए नहीं घूम रहे हैं। सिर्फ हम इंसान ही एक बनावटी जीवन जो निजी उपलब्धि का है, उसके दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात आई जब हमने यह सवाल उठाया कि उपलब्धि से मुक्त जीना क्या है।
हम सब लोगों ने अभी साझा किया है संवाद में कि कोई उत्तर तो नहीं आया, बस एक ठहराव, एक ठिठकाव, एक स्तंभन, एक स्थगन वहां पर घटना शुरू हो गया। यह सौभाग्य है, यह आशीष है, यह हमारी बुद्धि की भाषा में स्तंभन, स्थगन, ठहराव, ठिठकाव सा लग रहा है, लेकिन वस्तुतः वहाँ क्या हो रहा है मेरी न मानिए, भीतर परीक्षण करिए इस चीज़ का। वहाँ हो रहा है कि वह जो जीवन ऊर्जा अपव्यय में जा रही थी, जो अनावश्यक व्यय हो रही थी, वह जीवन ऊर्जा जमा होनी शुरू हो गई। वह जीवन ऊर्जा संकलित होनी शुरू हो गई, जिसको हम ठिठकाव कहते हैं, जिसको हम ठहराव कह रहे हैं। दूसरी चीज जो अभी झेन फकीर के जीवन की वह गाथा है, वह भी वहां घट रही है। खाली होना, रिक्त होना। वह जो ठिठकाव है मुर्दा ठिठकाव नहीं, जीवंत ठहराव है। जीवंत रूप से वहां कोई चीज खाली हो रही है। झूठी प्रक्रिया, बनावटी प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया, तिलिस्मी प्रक्रिया जो उस स्थान को घेरे हुई थी, उस स्थान को रिक्त हो रही है, उस स्थान को खाली कर रही है इन प्रश्नों से। तो भौतिक जो रूप इन प्रश्नों का हमें दिखाई पड़ रहा है वह सच नहीं है, वो तो बस ऐसे दिखाई पड़ रहा है इसी मन को कि ठिठकाव है, ठहराव है, स्तंभन है, स्थगन है, लेकिन भीतर जो ऊर्जा का मोमेंटम है वो अपव्यय से लौट पड़ा, वो अपव्यय को रोक दिया, ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई। जैसे पानी की धारा जब रोक दी जाती है तो पानी पहले ठहरा सा दिखाई पड़ता है, लेकिन पानी ठहरा नहीं है। जो पीछे से जलधारा आ रही है, पीछे से जो जीवन धारा आ रही है, वह उस ठहराव को समृद्ध कर रही है। वह ठहराव बढ़ रहा है, वह ठहराव समृद्ध हो रहा है। जीवन ऊर्जा अब बढ़ रही है। साथ ही साथ वह जो जगह घेरी गई थी झूठे जीवन के द्वारा, वह जगह, वह कूड़ा करकट जीवन से साफ हो रहा है, जो कि स्थगन स्तंभन सा भास रहा है। इस परम सौभाग्य की घड़ी को अनावश्यक छूटने न दीजिए। इस प्रश्न की कला से लौट लौट अब जीवन को वहां ले आइए। यह जो कला प्रश्न की है, यह सारी ऊर्जा को समेट करके, सारी व्यर्थ की गतिविधि को उलीच करके वहां स्थापित करे, वहां संजोए, वहां सहेजे। वही ऊर्जा जो वहां पर पहले अपव्यय हो रही थी, वही जगह जो पहले कूड़ा करकट से भरी हुई थी, वही जगह नव सृजन का पर्याय होगी। वह सृजन, वह सृजनात्मक जीवन क्या गाथा लिखेगा, किस रूप में अभिव्यक्त होगा, कैसी ऊंचाइयों को छुएगा, कैसी उसमें सुगंध भरेगी, कैसी गहराइयों तक उतरेगा, उसकी हमें दूर दूर तक खबर नहीं है। हमारा जो कृत्य है, हमारा जो अंतिम ढंग है करने का, वह है ऊर्जा को समेट करके, ऊर्जा के अपव्यय को रोक करके, उस खाली जगह को जो पहले कूड़ा करकट से, कचरे से भरी थी, उससे रिक्त करना और ऊर्जा को वहां पर संकलित होने देना।
इसके बाद तो यह समूचा अस्तित्व उस जगह को श्रेष्ठतम से भरना शुरू कर देता है, जो पवित्रतम है उससे भरना शुरू कर देता है। देखते हैं जैसे ही अवसर होता है, जैसे ही मौसम होता है, वैसे ही पंछी गीत गाने लगते हैं। बसंत आता है, पंछी गीत गाने लगते हैं। मौसम बदलता है, फूल आने लगते हैं। फूल आते हैं, भंवरे आने लगते हैं। ये सब महारास है जीवन का, यह सब महोत्सव है जीवन का। तो जो जहां पर रिक्त होना होता है, जहां पर बनावटी जीवन उलीझ गया होता है, वहां पर अपने आप कोई महासृजन शुरू हो जाता है। यह सब कुछ जो अस्तित्व में हो रहा है, यह सृजन ही तो है। क्या कहेंगे इसे? इसमें कुछ भी बासी नहीं है, कुछ भी पुराना नहीं है, सब सृजन स्वरूप है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इन प्रश्नों के साथ, जो कि हम आप सीख रहे हैं, तब जबकि हमारे बीच में कोई अगुआ नहीं है, कोई नेता नहीं है, गुरु नहीं है, किसी भी सिद्धांत को हम अनुसरण में नहीं ला रहे हैं, कोई पढ़ी लिखी किताब, किन्हीं की कही सुनी बातों को नहीं आजमा रहे हैं। जीवन अभी है, जो है, जैसा है, उसी को जांचते परखते, व्यर्थ की बातों में न उलझते हुए, जो कि दार्शनिक हैं, जो कि बस वाद विवाद के लिए हैं, जिसमें जीवन में कुछ भी खिलता नहीं, उससे परहेज करते हुए अपने जीवन पर प्रयोग कर रहे हैं। और हमने पाया कि यह प्रश्न उठा करके कि वह जीना क्या है, वह जीवन की गति, वह जीवन का तरन्नुम, वह जीवन की लय, वह जीवन की धारा, प्रवाह क्या है, जो उपलब्धि की, जो कि कहीं और पहुंचने की भाषा से, निजी लाभ पहुंचाने की भाषा से मुक्त है। और हमने पाया कुछ हाथ भले न लगा, ऊर्जा का अपव्यय ठहरा। जो भीतर कूड़ा करकट, जिस जगह पर मैं अपने सोच विचार के साथ, सोच विचार के अनावश्यक अनर्गल प्रलाप के साथ दिन रात बना हुआ था, वह जगह रिक्त होनी शुरू हुई, वहां ऊर्जा संकलित होनी शुरू हुई। अब हम आज के एक और नए ढंग की तरफ बढ़ते हैं। छोटी सी एक बोध कथा। कुछ मित्र साथ में एकत्रित होकर के चौड़े पाट वाली नदी के किनारे पहुंचे। उनको उस पार जाना था। वे सब नाव पर सवार हुए और उन्होंने पाल खोल दिए, चप्पू हाथ में ले लिए, पतवार हाथ में ले ली। जो जिस लायक था, सबने अपने अपने हाथ में साधन ले लिए और ले करके अंधेरी रात में वे चप्पू चलाने लगे। सारी रात वे लोग चप्पू चलाते रहे। सारी रात उनको चलने की आवाज़ आती रही। जब चप्पू पानी में छप की आवाज़ करता तो उनको पता चलता कि वे लोग अपना काम कर रहे हैं। और वे बड़ी खुशी से गीत गाते रहे, चलते रहे। पर जब अंधेरा छटने लगा, जब भोर होने लगी सारी रात चलने के बाद भी, तब उन लोगों में से किसी ने पीछे पलट करके देखा कि उन लोगों ने लंगर ही नहीं उठाया था।
लंगर उस औजार को कहते हैं जिसको किनारे पर नाविक फेंक देता है, वह रेत में धंस जाता है, जिससे नाव बहने नहीं पाती। सारी रात उन्होंने चप्पू चलाए, पतवार चलाई, सारी रात नाव को दिशा देते रहे, पर नाव इंच भर भी आगे नहीं बढ़ी थी। वे उसी तट पर बने रहे जिस तट पर सांझ थे। उनकी सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ व्यर्थ गया। वे अपने जहां उन्हें जाना था उस गंतव्य तक भी नहीं पहुंच पाए और सारी ऊर्जा उनकी व्यर्थ गई। तो हम लोग जो जीवन की कला सीख रहे हैं उसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे लंगर हैं, जहां से हम चल रहे हैं, वहां से हम अपने बंधन छुड़ा लें, अपने खूंटे उखाड़ दें। अगर हम अपने खूंटे नहीं उखाड़ेंगे, सारा दिन सारी रात चप्पू चलेंगे, पतवारें चलेंगे, कहीं पहुंचना नहीं होगा, कहीं हम पहुंच नहीं पाएंगे। और वे लंगर, वे खूंटे, वे रस्सियां जो नाव को बांधे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है, भीतर है। हम लोग साथ साथ चलते हुए इसका परीक्षण कर सकते हैं। हमारा प्रश्न अगर जमीन नहीं छोड़ता है, हमारा प्रश्न अगर उन मान्यताओं, धारणाओं, ढंगों को नहीं छोड़ता है जिन मान्यताओं, धारणाओं, ढंगों से हम घिसटते रहे, तो हमारे जीवन में कभी भी उड़ान नहीं हो पाएगी। हमारे प्रश्न कभी भी उन ऊंचाइयों की ओर नहीं उड़ पाएंगे जो कि हमारे अंदर अनुस्यूत है, जो हमारे प्राणों में पिरोई गई है। हमारे पुराने ढंग पत्थर की भांति हमारे पैरों में फंसे रहेंगे। इसका हम अभी भी परीक्षण कर सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछें कि आपने किस विभाग से जीविकोपार्जन किया है, मैं झट से बता दूंगा, क्योंकि वह चीज मेरे जुबान पर रखी हुई है। यह प्रश्न बिल्कुल मेरे स्मृति में संकलित है। आपने प्रश्न भेजा, आपने जिस आवाज में भर करके प्रश्न भेजा, वह आवाज मेरे कानों को टकराई, मेरे कानों से फिर वह आवाज मेरे मस्तिष्क में विद्युत की लहर की तरह गई और मेरे मस्तिष्क में उस आवाज का भाषा में रूपांतरण हुआ। वह आवाज शब्दों में बदली। वह तरंग जो ध्वनि की तरह गई थी, वह शब्दों में बदली, क्योंकि मेरे अंदर उस आवाज का अर्थ, लय का अर्थ स्थापित है, रखा गया है। वहां से वह अर्थ डिकोड हो गया। उस आवाज से भाषा का और भाषा से अर्थ जो है क्या है, वह डिकोड हो गया। यह मस्तिष्क की स्वस्थ प्रक्रिया है। यहां तक स्वस्थ मस्तिष्क चलता है। उसके पश्चात वह जो आपने प्रश्न अपनी आवाज में भर करके, वह प्रश्न जो आवाज में भाषा डाल करके और उस भाषा में अर्थ डाल करके अपने मेरे कानों में भेजा था, वह जा करके भाषा अर्थ से होते हुए मेरी स्मृति को धक्का दिया, जिससे मैंने झट से
वह चीज़ निकाल करके आपके सामने रख दी। वह चीज़ स्मृति को धक्का पहुंचा, वह वेव उस मेमोरी में जा कर के ठोकर मारी और मेमोरी ने झट मेरे चित्त पटल पर एक आभासीय भूमि पर, आभासीय आकाश में वह चीज प्रोजेक्ट कर दी। वह मेरे चित्त पर प्रोजेक्ट हो गया कि हाँ, मैं फला विभाग में नौकरी किया हूँ, जहाँ से मैंने अपनी आजीविका कमाई है। वहाँ से वो प्रोजेक्ट हुआ, वहाँ से लेकर के उस ख्याल को झट से उसको भाषा में डाला गया, भाषा कंठ तक आई, कंठ से फिर उसको स्वर दे करके आपको वापस कर दिया गया। यह पूरी की पूरी मस्तिष्क की प्रक्रिया है, जैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है। आप फिर दूसरा सवाल पूछते हैं कि आज की ठीक 10 वर्ष पहले 8 जून 2012 को आपने नाश्ते में क्या खाया था? आपने वह जो प्रश्न था अपनी आवाज में भाषा भर करके, भाषा में वह प्रश्न भर करके, उसका आशय भर के मुझे फेंका। वह जा करके मेरे कानों को टकराया, वह आवाज मस्तिष्क को गई, मस्तिष्क ने उसे डिकोड किया कि यह बात इस भाषा में कही गई है और वो भाषा पहले से इंस्टॉल्ड है। फिर उस भाषा को डिकोड करके उसका अर्थ प्रकट किया गया और फिर वह अर्थ जा करके मेरी स्मृति को, जो पहले से संचित चीजें हैं, उस जो मेरा मस्तिष्क है उसमें जाके अब ठोकर मार रहा है। वह वेव भीतर घूम रही है, वह वेव भीतर पता लगा रही है। पहले वह वेव ऊपर ही रखी गई चीज को जाकर के छू दी, अब वह वेव भीतर वह पता लगा रही है मस्तिष्क की गहराइयों में, स्मृति की गहराइयों में, और वह पाने में असमर्थ है। लेकिन कुछ उपाय किए जाए, कुछ हिप्नोटाइज किया जाए चेतन मन को, तो अचेतन स्मृति जो है वह भी, कुछ नार्को टेक्स्ट वगैरह हो तो वह भी उद्घाटित की जा सकती है। और फिर वह वैसे ही क्रम में जो स्मृति को पता चल जाएगा यह किया गया, यही उत्तर है, वो फिर प्रोजेक्ट करेगी मानस पटल पर, मानस पटल से भाषा, भाषा से कंठ, कंठ से अभिव्यक्ति, हम आपको उत्तर दे देंगे। लेकिन आप हमसे ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो कि इसी क्षण हो रहा है। आप मुझसे यदि यह प्रश्न पूछते हैं कि यह बुद्धि किससे काम कर रही है, यानी यह मस्तिष्क की समूची संरचना, जिसमें आवाज का ग्रहण करना मस्तिष्क को, आवाज की जो विद्युत तरंग है, आवाज की जो तरंग है जो मस्तिष्क में पहुंच रही है, वह घटना, मस्तिष्क में ध्वनि का भाषा में अनुदित होना, वह घटना, भाषा का अर्थ प्रकट करना, वह घटना, और आज जो भाषा का अर्थ प्रकट हुआ है वह जाकर कर स्मृति की पूरी संरचना में खंगालना, वह घटना, और फिर जो उत्तर मिलता है उसको ला करके पर्दे पर प्रोजेक्ट करना, और फिर पर्दे से प्रोजेक्ट जब हो जाती है तो उसको फिर भाषा में ले आना। बहुत तीव्र गति से होती है पर हो ऐसे रही है। भाषा में ले आना, फिर भाषा से कंठ को देना। यह जो पूरी की पूरी मन की क्रिया हो रही है, वह चित्त, वह किससे हो रहा है? जैसे यह फूल किस रंग पर, ये कई रंगों के फूल किस रंग पर रखे हुए हैं? क्या हो रहा है वहां? मन, वह जो हमारे भीतर का प्रोजेक्टर है, जो पर्दा है, वह आधार है अभिव्यक्ति का। वहां चीजें पहले जाती हैं, वहां पहले प्रतिफलित होती हैं, फिर बाहर आती हैं। वो जमीन है हमारे मन की, आभासी जमीन है। हर व्यक्ति के अंदर वह आभासी जमीन काम करती है।
आप ऐसा प्रश्न उठाते हैं, किससे यह पूरा बुद्धि का यंत्र काम कर रहा है, किससे? जरा ध्यान दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। किससे? आपके प्रश्न को सुना, कान में गया वह आवाज, वह ईयर ड्रम से तरंगे मस्तिष्क को गई, मस्तिष्क में प्रश्न का अर्थ, जो तरंगे पहुंची, जो आवाज पहुंची, उसको परिभाषित किया गया, उसका भाषा में अर्थ प्रकट हुआ, और अर्थ जो है, जो प्रश्न है, उस प्रश्न का जो आशय है, वह आशय मस्तिष्क की जो ग्रंथालय है, मस्तिष्क की जो लाइब्रेरी है, उसमें प्रवेश किया पता लगाने के लिए। पर यह तो स्मृति का काम ही नहीं है। प्रश्न स्मृति को क्लिक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि यह तो अभी की बात है, यह तो अभी हो रही घटना है ना। तो अभी हो रही घटना को मस्तिष्क नहीं डिकोड कर सकता। मस्तिष्क भूतपूर्व घटना को डिकोड कर सकता है, जो कि मेमोरी में है, जो कि स्मृति में संचित है, चाहे वो एक पल पहले की ही स्मृति क्यों न हो, पर मस्तिष्क सिर्फ स्मृति को डिकोड कर सकता है। जो पहले से रखी गई है चीज है, उसको प्रोजेक्टर पे ला करके खड़ा कर सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं जो अभी हो रहा है, अभी किससे यह पूरी संरचना चल रही है? प्रश्न जो है वो कह रहा है अभी किससे यह पूरी संरचना चल रही है? मस्तिष्क के पास कोई उत्तर नहीं, मस्तिष्क के पास कोई सामर्थ्य नहीं है इस उत्तर को ले जाने की, और न ही वह भूमि सक्रिय होगी जिस पर मस्तिष्क प्रोजेक्ट करता था, क्योंकि वह भूमि स्मृति के प्रोजेक्शन के लिए है, याददाश्त के प्रोजेक्शन के लिए है। कोई याददाश्त से मुक्त प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न है जो जीवंत है, उसके लिए फिर यह पूरी एजेंसी, वह पूरा ढांचा असमर्थ है। वह प्रश्न कहां गया? संजय जी, वह प्रश्न कहां गया? पहले उस प्रश्न को आधार था स्मृति, पहले प्रश्नों को आधार था याददाश्त, जो चाहे ऊपर रखी हो चाहे गहरे में रखी हो, और वहां से आधार था वह जमीन जिस पर वो प्रोजेक्ट करता था। स्मृति जमीन थी और प्रोजेक्टर आकाश था। तो जमीन और आसमान आधार था जिस पर यह सारे प्रश्न उत्तर पाते थे। पर आपने ऐसा प्रश्न वो पूछ दिया जो कि गया तो मेरे भीतर, पर अब वो उसके लिए कोई उत्तर की स्मृति है ही नहीं, क्योंकि वह जीवंत है, जो अभी घट रहा है। किससे? वो जो घटना अभी हो रही है, किससे? क्या हुआ पूरी मस्तिष्क की संरचना का? प्रश्न बना हुआ बस। सर प्लीज, पूरी मस्तिष्क की संरचना का क्या हुआ? क्या पूरी मस्तिष्क की संरचना बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के चुप नहीं हो गई? पूरी मस्तिष्क की संरचना, और प्रश्न निराधार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गया। पहले जो ढंग था प्रश्न का, वो ढंग यह था, और यह पूरी मशीनरी चुप है, यह पूरा पटल चुप है, यह पूरा आधार का क्षेत्र चुप है, क्योंकि इसकी सामर्थ्य नहीं है। जबरदस्ती चुप नहीं है, अपनी सामर्थ्य देख करके चुप है। प्रश्न बिना किसी आधार के गहराइयों में प्रवेश करना शुरू कर दिया। किससे? इसके पास उत्तर नहीं है, इसके पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उड़ सकता हूं,
तो मैं छत पर से कूदूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं उड़ पाऊंगा। मैं जानता हूं अपनी क्षमता। मस्तिष्क ने, पूरी मन की प्रक्रिया ने अपनी क्षमता देख ली, चुप है। पर प्रश्न भीतर प्रवेश कर गया, और प्रश्न द्वार खोलता है उसका जो अज्ञेय है। उसको झूठ तो नहीं कह सकते हम ना, कि वो ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे मस्तिष्क चलता है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते। हम यह कह नहीं सकते हैं कि ऐसा कोई रंग है ही नहीं जिस पर ये सारे रंग दिखाई पड़ते हैं। कह सकते हैं क्या कि ऐसा कुछ है ही नहीं है जिस पर ये सारे रंग दिखाई पड़ रहे हैं? ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिस पर यह चीज आती है और चली जाती है? ऐसी कोई खाली जगह ही नहीं है? अगर स्वस्थ मस्तिष्क है तो ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। क्या हुआ प्रश्न का? क्या प्रश्न बना हुआ है? क्या प्रश्न बना हुआ है? प्रश्न बने रहने के लिए स्मृति चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। पर प्रश्न झूठी शैली को पोंछ गया। मैंने अगर यहां सवाल उठाया कि किस रंग पर यह सारे रंग भास रहे हैं, तो यह रंग पीछे हो गए और वह रंग जीवंत रूप से उपस्थित है। कहेंगे कि प्रश्न बना हुआ है? आप कहेंगे कि रंग नहीं दिख रहा है? रंग जिसको पकड़ में आता था वह अपनी सीमा पहचान करके चुप हो गया है, उसको उत्तर नहीं आ सकता। रंग, आंखें जिन रंगों को पहचान सकती हैं वह रंग वह नहीं है। वह रंग आंखों की पहचान के पार है। लेकिन इस प्रश्न ने इस पूरे पहचान वाले ढंग को, इन रंगों को पोंछ दिया। अब जीवन कहां है? उस रंग पर में डूबा हुआ है जो जिस रंग पर ये सारे रंग हैं। न प्रश्न बचा क्या? प्रश्न ने जो ये रंग थे, जो अभी तक मुझे सिर्फ यही रंगों का निष्कर्ष था कि सिर्फ यही रंग होते हैं, उस आग्रह को पोंछ दिया। प्रश्न ने भीतर सिर्फ यही जीवन है जो मन में है, इसको पोंछ दिया और पोंछने के साथ खुद भी गया। क्या मेरे पास प्रश्न बचा हुआ है क्या? यह जो फूल रखे हुए हैं, इन फूलों को जब मैंने यह सवाल उठाया कि वह कौन सा रंग है जिस पर ये सारे फूल नजर आ रहे हैं, क्या वह प्रश्न बचा हुआ है? या वह प्रश्न इन फूलों के, यह फूल, इन फूलों के रंग ही जीवन में रंग हैं, इस आग्रह को लेकर के वो गया? अब वहां पर मन की पूरी संरचना के पार जो जीवन है वह है, जिससे यह मन चलता था, जिससे यह पूरी बुद्धि की संरचना चलती थी, वह विद्यमान है। जिससे यह पूरी बुद्धि काम करती थी, हमेशा काम करती थी। जैसे यह रंग हमेशा है, आप फूल लाओ न लाओ, यहां रंग है, हमेशा है। वह जिससे बुद्धि काम करती है, वह जीवन हमेशा वहां पर है। वह जिससे बुद्धि चलती है, बुद्धि ही क्यों, जिससे पूरा शरीर चलता है, वह वहां पर है। इस प्रश्न की कला ने सिर्फ जो झूठ था उसको पोंछ दिया, और पोंछने के बाद वैसे ही जैसे दिया सलाई हम जलाते हैं, दिया सलाई जलाने के बाद हम अपना चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा जलाने के बाद दिया सलाई की तीली भी उसमें चली जाती है। आप क्या कहेंगे कि अगर आप दिया सलाई नहीं जलाएंगे तो चूल्हा जल जाएगा? दिया सलाई बिना जलाए आप चूल्हा जला लेंगे? दिया सलाई जलनी भी चाहिए, और फिर जो दिया सलाई की तीली है भस्मीभूत भी हो जानी चाहिए। अब दिया सलाई की तीली थोड़ी हम लेकर के घूमेंगे, प्रश्न थोड़ी बचेगा। प्रश्न तो चूल्हा जलाने में ही जल गया। वह जो ठंडा पड़ा हुआ था, सूखी लकड़ी पड़ी थी, वह नहीं जीवन था, वह नहीं आंच थी।
आँच को ला करके आँच वाला भी चला गया, प्रश्न नहीं बचता। तो अब आज की बैठक में, आज के पूरे दिन भर के लिए हमारे पास यही प्रश्न है कि वह जीना क्या है जो निराधार है, जिसमें न याददाश्त, न वह याददाश्त के द्वारा एक्टिवेटेड प्रोजेक्टर, न यह पूरी मस्तिष्क की संरचना, कुछ भी नहीं। तो वह जीना क्या है जो निराधार है। यह प्रश्न निराधार में गया ना। मस्तिष्क को और मस्तिष्क के पटल को आधार बना करके जो चलता था, वह आधार उसने तो छोड़ा ना, क्योंकि वह उसके लिए लागू ही नहीं है। तो वैसे ही यह प्रश्न कि वह जीना क्या है, क्या हमारे जीने में कुछ भी ऐसा है जो बिना आधार के, और आधार भी कोई यथार्थ आधार नहीं, याददाश्त और मन आधार है। तो आज सुबह से सांझ के लिए पहले तो हम यह पता लगाएंगे, यह हम संवाद करेंगे, इसकी छानबीन करते हैं कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी है जो इन आधारों से मुक्त है, इन सीखचों से, इन सलाखों से जो मस्तिष्क की हैं, याददाश्त की हैं, इससे मुक्त है कुछ भी। इसका हम पता लगाते हैं, और अगर कुछ नहीं ऐसा हाथ लगता है, तब हमारा प्रश्न वैलिड होता है कि वह जीना क्या है, कहीं बाहर नहीं, कभी भविष्य में नहीं, यहीं और अभी वह जीना क्या है जो आधार से मुक्त, जिसका मस्तिष्क और चित्त की पूरी संरचना आधार नहीं। क्या यह प्रश्न हम लोग समझ पा रहे हैं? यह प्रश्न क्या इनवैलिड है? यह प्रश्न क्या कपोल कल्पित है? कुछ अगर होता है इन प्रश्नों को लेकर के, तो हम लोग 5 मिनट बैठते हैं इस प्रश्न के साथ कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो चित्त के आधार से मुक्त है। चित्त जो याददाश्त से चलता है, न कि जीवंत से चलता है। जीवंत जो स्मृति में नहीं गया है, वह मन में आ भी नहीं सकता। तो क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो चित्त के आधार से मुक्त है? इसका हम परीक्षण करते हैं और इसके साथ 5 मिनट बैठते हैं। कोई प्रश्न आता है तो फिर हम उसे साझा करते हैं।